अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज मेजरमेंट्स एनालिसिस फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन? LT minus 2. समझ कह रही है LT-2। हमारा आप बताओ। सर मैं 1 मिनट ड्राइव कर लूँ, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, सर इसकी डायमेंशन होगी 1 - 2। ये किसने बताया? 1 और -2 मैंने समझ में। अच्छा, अब याद आ गया। देखिए, जो आप कहती हैं कि एक्सेलरेशन की जो जी मैंने डायमेंशन, वो सिंबल से याद किया हुआ। सिंबल्स डायमेंशन 1 नहीं ओवर होती। टी का जी सिंबल्स जी जी डायमेंशन 1 और -2 होगा। नहीं, 1 जो डायमेंशन होती है ना वो नंबर्स होती हैं, सिंबल डायमेंशन नहीं होती। तो देखिए यहाँ पर उसने ये मेंशन भी की हुई था, डायमेंशन ऑफ फोर्स R1 इन मैथ। अगर आप इंटरव्यू में पूछते हैं कि एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या है, तो आप अगर बोलेंगे LT-2 वो गलत होगा। और अगर आप ये भी बोलते हैं 1 - 2, ये भी गलत है। आंसर करने का तरीका क्या है? 1 इन लेंथ एंड 2 इन टाइम, ये आपने बताना है। ठीक है, साथ में आपने मेंशन भी करना है कि जो आप बता रहे हैं नंबर्स ये किस में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप LT-2 है ना, LT-2 है, तो आप इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि डायमेंशन मुझे बताएं, तो आप बोलेंगे 1 इन मैथ, 1 इन लेंथ एंड 2 इन टाइम आर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, ना आपने LT-2 बताना है और ना ही आपने 1 - 2 बताना है। ठीक है, तो the physical quantity that is expressed in terms of, मैंने ये कहा कि अगर आपसे कोई पूछता है डायमेंशन के बारे में, कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि फोर्स की डायमेंशन बताएं, तो अगर आप ये बताते हैं कि फोर्स की डायमेंशन MLT-2 है, तो ये गलत है। फोर्स की डायमेंशन MLT-2 नहीं होता, सिंबल्स डायमेंशन नहीं होती। यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द पाथ टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड। जो पार्ट होती है ना 1 - 2 1, वो इन रियलिटी डायमेंशन होती हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि जी हम बोल देते हैं कि जी डायमेंशन बताओ, हम कहते हैं कि MLT-2 फोर्स की डायमेंशन होगी, LT-1 वो वेलोसिटी की डायमेंशन होगी, स्पीड की डायमेंशन होगी। आवाज नहीं आ रही मेरी? आवाज सही आ रही है? आवाज मेरी आ रही है? जी आ रही है। तो इस तरह जो हम कहते हैं ना कि वो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 है, वो गलत है। ठीक है, डायमेंशन क्या होती है आपने बताना है कि जो भी मतलब LT-1 है ना, तो L के यहाँ पे बादल छाए हुए हैं, तो इसलिए जो इंटरनेट थोड़ा सा, ये कल भी तंग कर रहा था और आज फिर तंग कर रहा है। तो उम्मीद है जब मौसम सही हो जाएगा ना, तो इसको इंटरनेट भी ठीक हो जाएगा। तो गुजारा करते हैं। यहाँ तक जो मैंने बताया सारा क्लियर है कि डायमेंशन आपने किस तरह बतानी है। जी सर। देखिए, ये छोटे छोटे ये पॉइंट्स होते हैं टेक्निकल, जिन पे हम ध्यान नहीं करते। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि छोटी छोटी चीजें जो है ना, ये हम जिन पर ध्यान नहीं करते, वो हमारे लिए सम टाइम बड़ा मसला बन जाती हैं। तो इसलिए इन चीजों पे हमें कंसंट्रेट करना होता है।
The physical quantity that is expressed in terms of basic quantities. तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशन का डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो फिर आप कैसे लिखोगे? फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट में m आपके तरफ भी मौसम खराब है? यहाँ पर जी इधर भी सेम सिचुएशन है। अच्छा आप ये बताएं चलें, वैसे टॉपिक रिलेटेड तो नहीं है कि जब मौसम खराब होता है तो ये सिग्नल ड्रॉप क्यों हो जाती है? आप फिजिक्स वाले आपको पता क्योंकि होगा। जो हमारे सिग्नल की ट्रांसमिशन है ना वो जी सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है ना वो रेडियो वेव से होती है और रेडियो वेव का चैनल एयर होता है, तो उस वजह से जो है वो सिग्नल का ट्रांसफर नहीं हो सकता है, मोस्टली तौर पे नहीं होता है। सिग्नल किस पे भेजते हैं? जाता है किस पे? रेडियो वेव। डायमेंशन फार्मूला हमारा क्या होता है जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारी होती है वो हमारा डायमेंशन फार्मूला होता है। और डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है? अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं कि डायमेंशन लिखते कैसी हैं। वो मैंने आपको बताया कि LT माइनस वन वो डायमेंशन नहीं होती, 1 माइनस 2 वो डायमेंशन होती हैं। अगर हम ये बोलते हैं 1 माइनस 2 वो भी गलत है। आपने मेंशन करना है 1 इन लेंथ एंड 2 एंड माइनस 2 इन टाइम आर द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो दूसरा सवाल मैंने आपसे ये पूछा कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है कि ये जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स है ना, ये जो MLT-2 है, इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर बंद कर दे तो ये आपका फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनल इक्वेशन लिखें, फिर आपने क्या करना है, फोर्स को भी आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्लोज करना है, इक्वल लगाना है और फिर लिखना है MLT-2। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ डायमेंशंस। तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये तीन टर्म्स है, वो आपसे इंटरव्यू में कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। नहीं कल क्लास निदा नहीं हुई। ये जो आपको लेक्चर शेयर किए हुए ना, ये लेक्चर ये परसों वाले हैं जो वो मैं ना कल अपलोड नहीं हो सके, तो इसलिए ये परसों वाले लेक्चर्स आपको आज शेयर होते हैं। व्हाट इज डायमेंशन? सिंपल आंसर क्या होगा, ये आपने डेफिनेशन बता देनी है कि डायमेंशंस आर द पार्ट्स टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इट्स डायमेंशंस। और अगर आपसे पूछे कि फिजिकल इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये मैथमेटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होती हैं ताकि हम जो है ना अपनी वेक्टर क्वांटिटीज को या फिजिकल क्वांटिटीज को हम आसानी से डील कर सकें। क्योंकि अगर मैंने कल ये क्वेश्चन पूछा था कि फोर्स और वेलोसिटी आपस में ऐड हो सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं, ऐड क्यों नहीं हो सकते। तो ये चीज हमें क्या बताती है, डायमेंशन बताती है कि कौन सी क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं, कौन सी क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकती, कौन सी इक्वेशन हमारी ठीक है, कौन सी इक्वेशन हमारी ठीक नहीं है। तो ये एक हमारा एक मैथमेटिकल टूल है जिसको जो हमारी मदद भी करता है, ये हम आगे पढ़ेंगे भी। तो ये जो आपका टेबल मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो ये आपने डायमेंशन को याद करना है। वैसे ये याद करना मुश्किल है, लेकिन आप बार बार इनको वो करते हैं तो आपको ये ना कुछ तो याद रह ही जाएगा। पेपर में डायमेंशन रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, आपको दो क्वांटिटीज दे दी जाती है, वो आपसे बोलते हैं कि इनकी A B C D में से किस पेयर की डायमेंशन सेम होती है। अगर एक ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है तो इस ऑप्शन पर आपने ठीक करना है, तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आते हैं। या आपको क्वेश्चन का पार्ट दे देती हैं
वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि डायरेक्ट इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाएं। तो आपसे वो टेक्निकल वो क्वेश्चन भी करते हैं कि डायमेंशन निकाल के दिखाएं, तो आपको डायमेंशन निकालना भी आनी चाहिए। और डायमेंशन हम कैसे निकालती हैं? यूनिट से निकालते हैं। तो जिनके यूनिट्स होती हैं उनकी डायमेंशन होती है। सारी चीजें अभी हम पढ़ती हैं। इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कंप्लीट फिजिक्स, टेम्परेचर, हीट, स्पेसिफिक हीट, तो इनको नजर मारते रहिएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो इस तरह ये आपको रिलेटिव या स्पेसिफिक ये डायमेंशन हो गई। अब ये जो सवाल आपसे किया जाता है, ये बच्चे भी करते हैं कि डायमेंशन को हम यूज क्यों करती हैं। तो उसकी हम एप्लीकेशन देखने के लगे हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन है टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कि आपने क्या करना है कि फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आप डायमेंशन की मदद से आप यूनिट की फाइंड आउट कर सकती हैं। मतलब अगर आपको डायमेंशन दे दी जाती है तो यूनिट का आपको नहीं पता, तो सिर्फ आपको डायमेंशन दे दी जाती है, तो आप डायमेंशन से आप उसका यूनिट डराइव कर सकती हैं। तो डेरिवेशन आपने नहीं करनी है। जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर आपको डायमेंशन दे दी जाती है वर्क की, ये हमारी बनती है ml स्क्वायर t माइनस 2। ये आपको डायमेंशन दे दी जाती है और आपसे बोला जाता है कि जी वर्क का फार्मूला निकालें। तो आप जानते हैं जो कैपिटल एम है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ml t माइनस 2 ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिंपल एल है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप इसका जो फार्मूला ड्राइव कर सकती हैं। फार्मूला ड्राइव करने से फिर आप इसका यूनिट भी मालूम कर सकती हैं। और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास मोस्टली जो यूनिट्स हैं डायमेंशन को सर मैथ लेंथ टाइम में क्यों शो करते हैं और फंडामेंटल क्वांटिटी यूज नहीं कर सकते क्या? पहली बात तो ये है कि मैथ लेंथ और टाइम ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, लेकिन जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी? मैथ, लेंथ और टाइम, ये हमारी तो वो ज्यादा हम यूज इनको करते हैं। इनका जो यूजेज है वो हमारा ज्यादा होता है। तो डायमेंशन में भी हम इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को हमने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। हम कहते हैं कि ये 3 जो क्वांटिटीज है और चौथी जो क्वांटिटी आपका टेम्परेचर है, उसको फिर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सारी डायमेंशन को निकालने के लिए। हाँ जी, ये आप ये कह सकते हैं फिजिक्स में ये जो 3 क्वांटिटीज है, क्योंकि हमारा अगर आप देखेंगे भी ना तो आपका जो जो वास्ता पड़ता है टाइम के साथ, आपका 24 घंटे वास्ता पड़ता है। मैथ के साथ आपका वास्ता पड़ता है, लेंथ के साथ आपका वास्ता, ये डेली चीज लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं। तो बाकी जो है मॉल ये आप डेली यूज नहीं करते। फिर ये जो बाकी जो है ना वो आप इतना यूज नहीं करते। टेम्परेचर सर्दी गर्मी बस हम करते हैं, हम टेम्परेचर को मेजर वगैरह वगैरह नहीं करते। तो इसलिए फिर हम ये 3 क्वांटिटीज को ही हम ये यहाँ पर एज अ स्टैंडर्ड हमने रखा हुआ है। तो ये आपने याद करना है कि सीजीएस सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या हो जाता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। उसको हम क्या बोलते हैं? अर्ज बोलते हैं। तो while in MKS system will be किलोग्राम मीटर पर सेकंड which is called joule। तो ये भी आपने इस तरह ये सारा भी आपने याद रखना है। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। कि अगर आपको फिजिकल कांस्टेंट की आपने वो मालूम करना है डायमेंशन को, जैसे यहाँ पे उसने दिया हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ से आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगा दो, उसकी भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब ये हमारे कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो गया। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। ये जो फार्मूला है ना, ये हमें बताता है कि अगर आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर करना है, मतलब अगर आपके पास सीजीएस सिस्टम है और आपसे बोला जाता है सीजीएस सिस्टम को एमकेएस सिस्टम में कन्वर्ट करें,
वो तो फिर आपने क्या फार्मूला यूज करना है, ये फार्मूला यूज करना है, n2 इज इक्वल टू n1 कैपिटल M1 M2 उसकी पावर a पावर b और पावर c। यहाँ से यहाँ पर उसमें कन्वर्जन दी हुई है कि आपको बोला हुआ है कि जो न्यूटन है एसआई सिस्टम उसको कन्वर्ट करे डाइन में। अब डाइन किस में होता है, सीजीएस सिस्टम में होता है। तो वो कह रहा है कि आप एसआई सिस्टम को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया ना क्वेश्चन कि मतलब यहाँ पर उसने न्यूटन का बोला, उसने बोला न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करें। अगर वो बोलता है जॉउल को अर्ज में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 1 न्यूटन की वैल्यू लिखनी है। और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ फोर्स इज इक्वल टू एम में। तो यहाँ से फिर इसका वो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। यहाँ पर स्क्वेयर भी आता है। अजीजुल्लाह आवाज आ रही है आपके इंटरनेट के इशू पर, तो फार्मूला आप यूज लगा दें, n2 इज इक्वल टू n वन, दिस वन फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर ये जो 1 है ना, कि मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये जो मतलब यूनिट के साथ ये जो वैल्यू होती है ना, वो उसकी वो किसको रिप्रेजेंट करती है, n1 को। तो जो भी यूनिट के साथ ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पर तो 1 है ना, अगर कुछ केसेस में वो 1 के अलावा होगी तो वो फिर आप n1 की वैल्यू आपने वो पुट करनी है। दिए गए क्वेश्चन में n1 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो n की वैल्यू आपने 1 लिख दी। अब आ जाते हैं, दो चीजें हमारे पास है, m1 और m2। अब देखिए जो m1 है वो हमारा है कि जो हमें प्रेजेंट में दिया हुआ है, कि जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ना, वो हमारा क्या होगा, m1 l1 t1। और जो m2 l2 t2 ये वो क्वांटिटीज है जिसमें हमने जाना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हम मौजूद हैं वो हमारा क्या होगा, m1 l1 t1, यानी कि 1 1 होगा जिसमें हम मौजूद है। और जिसमें जाना है वो हमारे क्या होंगे, 2 2 2। ठीक है। अब चूंकि हम न्यूटन में मौजूद है तो न्यूटन में हम जानते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका फार्मूला यूनिट है। तो यहाँ पर जो मैथ का क्या आ जाएगा, केजी। लेंथ का एक एम है तो एम लिख दिया। t1 कितना स्क्वेयर, सेकंड स्क्वेयर है, तो आपने क्या लिख दिया, सेकंड। और पावर आपने ऊपर लगानी है, याद रखना है, अंदर पावर आपने नहीं लगानी। तो जाना किस में है, डाइन में जाना है। तो आप जानते हैं कि डाइन किसका यूनिट होता है, सीजीएस का होता है। सर मेजरमेंट की लेक्चर्स में से मैथ लेंथ टाइम को इन द फॉर्म ऑफ सी एच जी में लिखा था, और उसमें ये भी था कि अगर टाइम मैथ और लेंथ की बजाय अगर सी जी एच तो फिर मैथ ये होता है इस तरह और भी। तो मैं ये कह रही कि ये कैसे आपने आपने आई थी सर, निदा आप ना वॉइस में बता रहे, मुझे आपकी क्वेश्चन की जरा समझ नहीं आई। आप चूंकि वो खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करती है ना, तो इसलिए आपकी जो है ना थोड़ी सी उर्दू में मसला है। तो आप मतलब आप ये वो उर्दू और तरह की बोलते हैं, तो इसलिए हम वो ना आप वॉइस में बता दें कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं आई। कौन सी वैल्यूज निदा, आप किन वैल्यूज की बात कर रही हैं। मैं तो यही है, मैथ टाइम लेंथ। आपके सवाल की समझ जब आएगी तो भी मैं रिस्पॉन्ड करूंगा ना। बेहतर ये है कि आप वॉइस कर लें, साइड पे हो जाएं, तो इतना इशू तो कोई नहीं है। वॉइस करने से आप एक तो कॉन्फिडेंस भी आप में आता है, दूसरा फिर वो बात कन्वे करना भी आसान हो जाती है। सर मैंने इस मेथड से भी अभी निकाला था, 1 जूल इज 10 की पावर 7। हाँ जी, 1 जो 10 की पावर 7 अर्जी आता है। ये आपका ये एमसीक्यू भी आता है ना, कि 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज होता है। तो ये आपको ये कैसे आता है, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ज, वो इस फार्मूले से आता है, वो कन्वर्जन से आता है। सर पिक शो हो सकती है निदा, याद फिर आपने डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा अगर आप वॉइस में नहीं बता सकती, क्योंकि ना आपकी बात की समझ भी नहीं आ रही। तो और इतना इंटरनेट भी अच्छा कोई नहीं है कि या तो आप वॉइस कर दें या फिर आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है।
तो जो आप एमसीक्यू पढ़ते हैं ना कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये आपका वो पेपर में आया हुआ है ये एमसीक्यू। तो ये चीजें 10 की पावर 5 डाइन हो गया या 10 की पावर 7 जाउल, वो अर्ज ये क्यों आती हैं? वो इन कन्वर्जन की वजह से आती हैं। तो अब देखिए M1 वो सिस्टम है जिसमें हम मौजूद है, और 2 वाला सिस्टम वो है जिसमें हमने जाना है। तो आप जानते हैं कि मैथ को सीजीएस सिस्टम किस में लिखते हैं? ग्राम में। तो आपने ग्राम लिख दिया, लेंथ को क्या लिखती है? सेंटीमीटर, और टाइम हमारा सेकंड ही रहता है, तो ये लिख दिया। अब किलोग्राम, अब आप ये देखें कि जो चूंकि हमने जाना किसमें? टाइम में जाना है, तो ऊपर किलोग्राम है नीचे ग्राम है, ऊपर मीटर है नीचे सेंटीमीटर है, तो यूनिट तो सेम होने चाहिए ना, तभी हम इनको सॉल्व कर सकती हैं। अब चूंकि हमने जाना किस में है? ग्राम में जाना है, सीजीएस सिस्टम में जाना है, इसलिए फिर आप क्या करोगे? ग्राम को, ये किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सर इंग्लिश यूनिट और एम्पिरिकल यूनिट में क्या डिफरेंस है? इंग्लिश यूनिट ये क्या आप पूछ रही है सुमैया, ये कहाँ पे पढ़ा आपने? सर अगर इसको हम जो है इसको एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करें तो मैथ्स की जगह क्या आएगा? फुट एंड हाँ जी, नहीं मैथ की लेंथ जगह की जगह पाउंड आएगा। पाउंड और टाइम की जगह सेकंड। फिर आप एफपीएस सिस्टम में जाते हैं, तो वहां पे जो लेंथ है वो आपकी फुट में आ जाएगी, और जो आपका मैथ है वो पाउंड में आ जाएगा, और आपका जो टाइम है वो सेकंड में आ जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले से आप न्यूटन वो सीजीएस से किसी भी सिस्टम में आप जा सकते हैं, एसआई से सीजीएस में जा सकते हैं, एसआई से आप एफपीएस में जा सकते हैं, और सीजीएस से एसआई में आ सकते हैं, एफपीएस से एसआई में, दोनों एसआई में भी आ सकते हैं। तो ये आपका कोई फार्मूला सेम होगा? फार्मूला सेम लगाना है। ठीक है। अब देखिए अगर हमारे वो हमें बोलता है कि डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो अब हमारा जो प्रेजेंट सिस्टम क्या होना था? डाइन। तो फिर ये जो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ये हमने नीचे डिनोमिनेटर में लिखे ना, ये फिर किस में आ जाने थे? न्यूमिनेटर में। क्योंकि जो M1 L1 है ना, ये वो सिस्टम है जिसमें हम मौजूद हैं। तो अगर वो कहता है डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करें, फिर ये ग्राम सेंटीमीटर और जो सेकंड है ये न्यूमिनेटर में आ जाने थे, और जो नीचे क्या आ जाना था? किलोग्राम, मीटर और सेकंड। तो फिर आपने क्या करना था? ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना था, मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था। लेकिन अभी क्योंकि हम न्यूटन को टाइम में कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करें। और आप जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 10 की पावर 3 होते हैं। लेकिन इसमें ये ना, ये डिफरेंट कंट्रीज में ये यूनिट्स यूज होती हैं, इंच, फुट, फीट, यार्ड। तो मे भी अमेरिका में यूज होती हैं, लेकिन जो है ना अमेरिका में वो ज्यादा वो ऐसे सिस्टम ही यूज होती हैं। बरतानिया में आप वो ऐसी कंट्री है जहाँ पर ना लोकल यूनिट यूज होती हैं। अब पाकिस्तान में भी फिट यूज होता है, यार्ड यूज होती हैं। तो ये इंग्लिश यूनिट नहीं है, इंग्लिश यूनिट ये एम्पिरिकल आप कह सकती हैं। अच्छा सर, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है ये फिजिकल कांस्टेंट की डायमेंशन तो देता है, किसी न्यूमेरिकल कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं देता है। इसकी रीजन ये है कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट की यूनिट्स नहीं होती और फिजिकल कांस्टेंट्स की यूनिट्स होती है, इस वजह से। हाँ जी, ऐसे देखिए जब हमारे पास ना, जैसे ये ठीक है। हमने लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो जी है ना, कैपिटल जी, हाँ जी एयर मैटर है, क्योंकि ये एयर गैसेस का वो मिक्सचर है, तो इसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो ये मैटर की फॉर्म है। क्योंकि मैटर की 4 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब देखिए ये हमारे पास ये जो कैपिटल जी है ना, इसको आप क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं। मैथ इज इक्वल टू अंडर रूट एच सी ओवर जी
length is equal to under root hg over c cube, time is equal to under root hg over c की पावर 5। तो ये फार्मूले आए कहाँ से और आप इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछना चाह रही निदा कि ये जो फार्मूला एच सी ओवर जी कैपिटल जी, तो ये फार्मूले आए कहाँ से हैं? अब देखिए ये ये जो कैपिटल जी है ये हमारा ग्रेविटी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है। जैसे अभी समन ने बताया कि ये फिजिकल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमने क्या की बकायदा हमने मालूम की है एक्सपेरिमेंटल वे में, तो इसलिए इसका हमारे पास इसकी डायमेंशन मौजूद है। फिर देख ले प्लांक्स कांस्टेंट है, प्लांक्स कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी भी डायमेंशन होगी, इसकी वैल्यू भी हम एक्सपेरिमेंटली हमने मालूम की है। और मजे की बात यह है कि आज तक प्लांक्स कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं कर सके, प्लांक्स कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम नहीं कर सके। तो यहाँ पे मेरे एक माइंड में असाइनमेंट भी आती है, अगर कोई असाइनमेंट देना चाहे तो प्रेजेंटेशन सॉरी। मैटर के लिए 2 कंडीशन है सर, मैथ एंड वॉल्यूम। एयर की मैथ कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं सर? देखिए ये जो गैसेज होती है ना, चूंकि ये किससे मिलकर बनी है, एटम से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। और एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स होती हैं तो जाहिर है कि ये इतने छोटे होते हैं, कोई फिजिकल बैलेंस नहीं है कि जिनके मदद से हम इनको क्या करें मालूम कर सकें। तो ऐसे फिर एटॉमिक एटम्स और मॉलिक्यूल्स का मैथ मालूम करने के लिए हमने कार्बन 12 का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाया। हमने कहा कि जो कार्बन 12 है ना, जो कार्बन 12 जो आइसोटोप है, उसका आपने क्या लेना है, उसका 1/12 पार्ट लेना है, उससे फिर मेजर करते हैं बाकी सारे जो है ना एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम देखते हैं कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से बाकी बाकी जो कितने वो भारी हैं या हल्की हैं, तो उसकी मदद से फिर हमारे पास सारे जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स उनके क्या आ गए, एटॉमिक मैसेज आ गई, जिनको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मैथ यूनिट में, स्केल हमारा, उसमें फिर हम इनको क्या कहते हैं, वो उनको एक्सप्रेस करती हैं। तो यही फिर आप जाहिर है कि हम जानते हैं कि जो एयर है इसके अंदर 73% नाइट्रोजन है, 28% वो हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एयर कंबाइंड आप वो कर लें तो तब आप वो बता सकती हैं। वैसे आप ये नहीं बता सकते क्या वह हमारे पास 1 किलो आई है या 2 किलो या 3 किलो, ये पॉसिबल नहीं है। और आप सिर्फ जो भी आप इनके मैथ्स बता सकती हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स इनके अंदर मौजूद हैं उन सब एलिमेंट्स को आप उनके मैसेज को आप ऐड अप कर दें तो आपके पास मैसेज आ जाएंगे। क्लियर है सुमैया? प्रेजेंटेशन ये है कि अगर हम प्लांक्स कांस्टेंट में तब्दीली ले आए, इसकी वैल्यू चेंज हो जाए, तो यूनिवर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर कोई आप में से प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पे देना चाहे, बड़ा मजे का टॉपिक है कि अगर प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू में थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाए तो यूनिवर्स की पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये जो आप पढ़ते ना, ये इनकी जो वैल्यूज हैं ये हमने नहीं लाई, ये अल्लाह की तरफ से इनकी वैल्यूज आई हुई हैं। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू में तब्दीली आ जाए तो यूनिवर्स में हमारी बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। सेंसिटिव डिवाइस से मेजर करते हैं सर। देखिए को आप कैसे मेजर करेंगे, आप ऐसा तराजू को वो मतलब आप बनाओ। पहले तो बात यह है कि आप हवा को बंद कैसे करोगे, और फिर दूसरी बात यह है कि आप जितना भी सेंसिटिव वो इंस्ट्रूमेंट बना लें, एटॉमिक लेवल या मॉलिक्यूलर लेवल पे आप मैथ मालूम नहीं कर सकते। हम कम से कम मैथ भी हम ग्राम में भी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को हम देख भी नहीं सकते, तो जब जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते उसको हम उसके लिए हम जो तराजू हम कैसे बनाएंगे। तो ये अभी ये फिजिकल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए इनके मैथड्स को हमने साइंटिफिकली हमने क्या कि इनको वो मतलब है कंपेयर करके, किससे कंपेयर किया है, कार्बन 12 का आइसोटोप लिया है, उस कार्बन 12 के आइसोटोप के 12 हिस्से किए हैं, उस 12 हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा आपने लिया है जिसका आप क्या बोलते हैं कार्बन 12 का
1/12 पार्ट है। तो जो कार्बन 12 का 1/12 जो पार्ट है ना, उस पार्ट को आप बाकी सारों से कंपेयर करते हैं। उसकी मदद से ये साइंटिस्ट ने सारे मैसेज निकाले हैं। कोई तराजू नहीं है, जितना भी सेंसिटिव बना लें, इनको मालूम करना इम्पॉसिबल है। क्लियर है सुमैया? और ये जो मैंने आपको बोला कि ये चूंकि हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट है, तो इसलिए इनकी आपकी डायमेंशन आप इनको मालूम कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला है, और ये आपने ये याद रखें कि किसी भी आप वो वो सिस्टम को आप इंटर कन्वर्ट इस फार्मूले से कर सकते हैं। तो किलोग्राम कितने होते हैं? 10 की पावर 3। और फिर हमारा जो मीटर है